पेज नंबर 105 के जो श्राव्य पराशर लिखल है ऊपर देखो। देखो श्राव्य पराशर देखे के है, ये सब हमको खत्म कर दिए थे, शॉर्ट में बता देते हैं, खाली इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जिसका अर्थ होता है कि श्रव्य मतलब सुनने का पराशर, कि कितना से कितना तक के बीच की आवाज़ को हम सुन सकते हैं, कितना से कितना के बीच की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं, कितना की आवाज़ से और अधिक को भी नहीं सुन सकते हैं कौन आवाज़। तो ये जो श्राव्य पराशर है जिसमें सामान्य मनुष्य ध्वनि संवेदन कंपन करता है जो निश्चित रेंज है, तो मानव का जो संवेदन यानी या श्राव्य पराशर कितना होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच। तो ये ऊपर में लिखे कि मानव कान के लिए श्राव्य पराशर कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसको श्राव्य पराशर कहा जाता है। और श्राव्य पराशर अथवा श्राव्यता की सीमा भी कहलाता है, यानी एडुबिलिटी कहलाता है। और आवृत्ति की न्यूनतम सीमा अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति और उसके बाद 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के कंपन तरंगों को अश्रव्य होती है, यानी इसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए ऊपर में दिए हैं कि कितना से कम की आवृत्ति को या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहते हैं, तो उसको अवश्रव्य तरंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम होता है और 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को आवाज को हम लोग नहीं सुन सकते। की कर उधर उधर दूर सही से रहो। ये वाली आवाज को कुत्ता, बिल्ली, जानवर, अधिकतर हाथी, हवेल सिग्नल के तरह समझ सकता है। तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक के रहेगा उसकी आवाज़ को हम लोग सुन पाते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम रहता है उसको अवश्रव्य तरंग कहते हैं, यानी ध्वनि इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इसको जानवर तक के हाथी, हवेल कंपन के तरंगों करते हैं और उसका वो सब संवेदन करके सुन सकता है। और भूकंप होने पर भी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के तरंग उत्पन्न होते हैं। तो दो हो गया। और तीसरा पार्ट बताए थे कि अगर कोई श्रव्य आवृत्ति की उच्चतम सीमा होती है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति, अगर सुनाई किसी को नहीं, इस आवृत्ति वाला भी हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ भी हम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा और कम वाला भी नहीं सुनाई पड़ेगा। जो 20 हर्ट्ज से कम वाला आवृत्ति है उसको अवश्रव्य तरंग कहलाता है, बहुत धीमा आवाज वाला, तो ये नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा उसको श्रव्य पराशर कहते हैं, यानी श्रव्य उसको सुन सकते हैं। अब हाँ 20,000 से अधिक वाले आवृत्ति वाले तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इसके वही आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते, बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाला। अब अगला था ध्वनि का परिवर्तन, कि जब हम किसी गहरे कुएं में मुंह पर नीचे की ओर आवाज़ देते हैं तब कुछ समय के बाद हमें वही आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमें ऐसा लगता है मानो कुएं के भीतर से कोई हमारी बातें दोहरा रहा है। कहते हैं ना कि टकरा का आवाज़ आ रहा है, चाहे कमरा में गूंजता है बात, उससे प्रतिध्वनि कहते हैं, इसको इको कहते हैं। जब कभी फिल्मों और में भी देखा कि कोई तू बोल रहा है वो आवाज़ पूरा टकरा कर क्या है, या माइकों में रहता है या मोबाइल में भी वो सिस्टम रहता है कि तू कर देगा ना तो जो तू बोलेगा वो आवाज़ थोड़ा तो गूंजता हुआ रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग कमरा में जाते हैं अब बोलते हैं तो उधर से गूंजने लगता है आवाज़, हमारी आवाज़ दोहराते रहता है। यानी तू बोल दिया तो तनका देर बाद तुम्हारी आवाज़ फिर रिपीट एकदम सेकेंडों में, तो इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और खाली मैदान में नहीं हो, खाली मैदान में तो भाग जाएगा बात को। और जब आवाज़ सामने से कोई टकराने का माध्यम रहेगा तब ना, कुआं में दिया तो कुआं की आवाज़ पूरा में से टकरा के बाद रूम जो बड़ा सा रूम होता है तो चारों पट्टी से कुएं में आवाज़ तो टकराएगा। ठीक, तब मानो कि कुएं के भीतर से कोई हमारी बात दोहरा रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे का इसी प्रकार जब हम गुंबदजार भवन में बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है। कुछ दूर पर किसी पहाड़ी या बड़ी दीवार के सामने जोर से बोलने पर ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव किसी अवरोध जो दो माध्यमों का अंतरापृष्ठ है से टकरा करके ध्वनि की लौटने की अर्थात ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। क्योंकि हम इधर से जो आवाज़ भेजे वो अगर सामने कोई में टकरा गया तो फिर वापस आ जाता है। चार दीवारी में अगर बोलेंगे तो आवाज़ टकरा गया, फिर तो टकरा करके लौट रहा है ना, तो लौटने वाला का परावर्तन कहते हैं। तो इसको ध्वनि का परावर्तन कहलाता है।
ध्वनि या ध्वनि तरंग का परावर्तन वही नियमों के अनुसार होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के है। सेम प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी तरह होता है कि सूर्य के किरण आता है या किसी भी लाइट का प्रकाश आप बोर्ड पर से फिर टकरा करके वापस आता है तो हम लोग की आंख पर तो हम लोग को दिखाई देता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश छोटी परावर्तक सतहों से भी परावर्तित हो जाता है, परंतु ध्वनि को परावर्तित करने के लिए परावर्तक सतह अपेक्षाकृत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ तन्नी को चीज़ों से टकरा करके वापस नहीं आएगा, क्या कि वो तनको में है स्लिप करके घुस जाएगा ऐसा तरह में, लेकिन वो लिए तनका बड़ा चाहिए। ध्वनि के परावर्तन के लिए अस्पष्टता चिकना या अर्थात समतल होना आवश्यक है। ध्वनि को परावर्तन करने के लिए एकदम चिकना जगह रहना चाहिए ताकि उनसे टकरा करके अच्छा से आ जाए। यही कारण है कि दीवार, पहाड़, लकड़ी के तख्ते, पेड़ों की कतार आदि भी ध्वनि को परावर्तित कर पाते हैं। ये सब पर ध्वनि को परावर्तित कर पाते हैं। हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ हम लोग का गूंजने लगते हैं, टकरा कर वापस आ रहे हैं। संक्षेप में हम कहेंगे कि दो माध्यमों के, देखो ध्वनि के परावर्तन की परिभाषा इस तरह से, दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ जिसे परावर्तक सतह कहते हैं से टकराकर ध्वनि के आपस लौटने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं? दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ से जिससे परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि के वापस लौटने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। या शॉर्ट में कि कोई परावर्तक सतह से ध्वनि को टकरा करके वापस आने की घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ध्वनि जो हम भेजे वो टकरा करके वापस आता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। ठीक ना? हाँ, जब हमारे आवाज या कोई भी आवाज टकरा करके वापस आता है इसी घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। अनुप्रस्थ तथा अनुधारक दोनों ही प्रकार के ध्वनि तरंगों के लिए परावर्तन के नियम दो नियम है। ठीक ना? तो ध्वनि के परावर्तन के भी कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम कहता है आपतित ध्वनि यानी आने वाला ध्वनि और परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु के परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक ना? अब प्रकाश में भी वही होता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों बराबर होता है। ठीक ना? जैसे सूर्य के प्रकाश हम यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो कहाँ जाएगा? बोर्ड पर जाएगा और ऊपर से टकरा करके वापस आएगा ना किधरो। तो वो जो इधर से हम टॉर्च मारे वो आपतित किरण हुआ, उसी तरह हम इधर से बोल रहे हैं से आपतित ध्वनि हुआ, जा करके दीवार से टकरा करके आएगा, जो वापस आएगा जैसे टॉर्च के प्रकाश आकर उसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसमें परावर्तित ध्वनि कहते हैं। और जहाँ पर इसे गया आया टकरा मतलब बिंदु बन ही ना गया उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और उस पर डाला गया अभिलंब जो होगा कि तीनों एक ही तल में होता है यानी कि समतल रहता है। ठीक, तो एगो नियम और सेम यही नियम प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े गए है फिजिक्स में। और दूसरा का आपतन कोण, अभिलंब तथा आपतित ध्वनि की दिशा रेखा के बीच का कोण और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित ध्वनि की दिशा बीच के को बराबर होता है। इवन यानी आपतन कोण जो होता है से अभिलंब आपतित ध्वनि और परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर ये दोनों साइड का ये कोण बना रहता है ना, उसको नापेंगे तो बराबर रहेगा, जितना डिग्री इधर उतना डिग्री उधर। ध्वनि तरंग के परावर्तन के अग्रलिखित प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। तो यही चित्र जो हम तब से बोल रहे थे, चित्र में दिखाया गया कि देखो इधर से ध्वनि गया यहाँ पर ही, ठीक, या सूर्य के प्रकाश यहाँ परावर्तक सतह है, लकड़ी के एगो समतल तनखा बोला है, या समझ लो कि इधर से हम लोग टॉर्च मार रहे हैं तो इनमें जाकर के टकराएगा और वापस आकर के यहाँ आते तो हम लोग के कान पर सुनाई पड़ता है। और बीच में जो सीधा रे एस लिखा गया है ये वो पर्दा डाल दिया गया है, यही है आपतन बिंदु का अभिलंब, इसी पर डाला गया। तो यहाँ जीरो जो क्यू बनाया गया है से आपतन बिंदु हो गया और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं और दोनों पर एगो कोण बनाए ले, कौन दिखाई दे रहा है? ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक ना? तो घड़ी का टेबल से आवाज आया, ये लकड़ी में टकराया, ठीक ना, और लकड़ी से टकरा करके वापस हम लोगों को कान पर आता है तो हम लोगों को सुनाई पड़ता है। ठीक है। समतल सतह के परावर्तन, टेबल पर लकड़ी का एक समतल तक था जो ए भी है। ये जो चित्र है ध्यान से देखो, यही जो चित्र है इसी को पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो लकड़ी का टुकड़ा है जो ए भी है यानी यहाँ से यहाँ तक है, सीधा खड़ा किया जाता है
लगभग 1 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास की 2 नलियां निकाली जाती है। लगभग 1 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास की 2 नलियां निकाली, इसमें से एक नली को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका अपेक्ष जो चित्र 1.6.12 में बिंदीदार रेखा पर दिखाया जा रहा है। इस बिंदु Q पर कुछ कोण बनाए गए हैं। देखो यहाँ Q है ना, यहाँ पर दूगो का इधर उधर गया है तो कोण बनाया गया है। तख्ते के बिंदु Q पर कुछ कोण बनाया गया है। इस नली के मुंह पर एक टेबल घड़ी रख दी जाती है, ठीक ना। तो जो बीच दिखाई दे रहा है वो कहा जाए कि पाइप के तरह है। एक बीच में क्या रख दिया गया है? घड़ी। ये घड़ी की आवाज पाइप जले होकर के क्या करेगा, ये तख्ता में टकराएगा। अब फिर इधर से आवाज जो है जो फिर ई पाइप वाले बाहर निकलेगा, Q पर मिले। इस नली के मुंह पर कान लगाया जाता है। फिर Q से लेकर के R तक के वो दूसरी नली को टेबल के इस प्रकार रखा जाता है कि उसका अपेक्ष भी तख्ते के बिंदु Q पर मिले और इस नली के मुंह पर कान लगाया जाता है तो घड़ी की टिक टिक की ध्वनि सीधे कान तक नहीं पहुंचे। इसके लिए दोनों नलियों के बीच लकड़ी का एक पर्दा कर दिया गया है और उस पर पानी से भिगोकर मोटा कपड़ा लपेट दिया गया है, ठीक ना, ताकि आवाज जो होता है उसको यहाँ तक न पहुँचे के लिए। अब दूसरी ओर नली को Q से प्रेरित घुमाकर उसे उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ आसपास ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे पता चलता है कि घड़ी की ध्वनि पहली नली के भीतर से होकर के चलते हुए लकड़ी के समतल तख्त AB से टकराती है और वहां से परिवर्तित होकर दूसरी नली के भीतर से चलती हुई कान तक पहुंचती है। ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि जो PQS बराबर है RQS, यानी कि इधर का कोण और इधर का कोण दोनों बराबर है। कोने के चिन्ह एंगल का चिन्ह कहा जाता है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो प्रकाश में भी हम लोग पढ़ते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आज ध्वनि के भी परावर्तन में पढ़ रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। आगे सुनो, दोनों के पक्ष अक्ष जो आपतित ध्वनि की दिशा PQR और परावर्तित ध्वनि की दिशा QR को दर्शाते हैं और आपतन बिंदु Q पर लकड़ी के तनखे पर डाला गया अभिलंब SQ तीनों एक ही समतल में होते हैं। और तीनों जो है से एक ही समतल पर आकर के टकराया है और तीनों एक ही बिंदु पर आकर के मिला हुआ है और समतल पर है, बोले कि तीनों बिंदु से क्या है, एक ही बिंदु पर समतल है। समझ गया मन। आगे ध्वनि का बहुलित परावर्तन। ध्वनि का बहुलित परावर्तन जिस प्रकार दो समतल दर्पणों को उपयुक्त स्थानों पर रख करके प्रकाश का कार्मिक परावर्तन संभव है और उसका उपयोग प्रकाशिक यंत्रों में होता है, उसी प्रकार ध्वनि का कार्मिक परावर्तन होता है और इसके भी अनेक उपयोग है। अपने मेघा गर्जन, यानी कि जब बारिश होता है तो जो ठनका ठनकता है उसका चर्चा कर रहा है। मेघा गर्जन की दीर्घ ध्वनि को तो धीरे धीरे मंद होकर समाप्त हो जाती है, अवश्य ही सुनी होगी। ऐसा प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब मेघा गर्जन की ध्वनि बादलों की सतह से टकरा करके परावर्तित होती है और एक एक करके हमारे कानों तक पहुंचती है। जब ठनका ठनकता है तो आवाज के देखता है कि इधरों ठनका ठनका उधरों आवाज हुआ, और उस समय भी आवाज टकराता है, गूंजते हुए देखता है और एक जगह से दूसरे जगह तक के आवाज इधर उधर टकरा करके परावर्तित होकर के ठनका इधर ठनकता है तो एक उधर से भी आवाज आता है, लगता है कि चारों तरफ आवाज गूंज रहा है। तो परावर्तित होकर के एक एक करके हमारे कानों तक पहुंचता है। पहले इधर वाला आवाज पहुंचा टकरा करके, फिर इधर वाला, सब तरह से। अब हम ध्वनि के बहुलित परावर्तन के विभिन्न उपयोगों को विषय में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक, अब देखो इसका उपयोग करके बहुत सारा चीज जो बनाया गया है सो कहाँ कहाँ हम लोग के उपयोग में होता है। डॉक्टरी स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला कहते हैं, पता है ना कि डॉक्टर साहब जो गर्दन में लटकाए हुए रहते हैं आला, उसको साइंस के भाषा में डॉक्टरी स्टेथोस्कोप कहा जाता है या शॉर्ट में स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसमें भी ध्वनि का उपयोग होता है, ठीक ना। तो इसमें भी ध्वनि का उपयोग होता है। वो कान में लगाते हैं तो ईयरफोन लगा के गाना ना सुनते रहते हैं, वो वहां पर ही पार्ट को लगाएंगे। बीट थोड़ा उधर घसक जाओ, दिल का धड़कन चेक
हाँ, धड़कन पर रखते हैं तो खा के दिल के धड़कन की आवाज तो उतना सुनाई नहीं देता है। इसको मशीन से लगा करके आवाज को सुनेंगे अच्छा से। सुनो, कह रहे हैं कि डॉक्टरी स्टेथोस्कोप की नली में ध्वनि के बहुलित या अथवा और जो लिखल है से लगातार परावर्तन का उपयोग होता है। हमारे हृदय की धड़कन एवं धमनियां रक्त संचालन की ध्वनि इतनी धीमी होती है कि बिना कान सटाए उसे नहीं सुना जा सकता है। ठीक ना, बहुत धीमे धीमे रहता है, इसको हम आसानी से नहीं सुन सकते। किंतु यदि हम इस प्रकार की ध्वनि के स्रोत के निकट एक नली युक्त चोंगा रख दिया जाए तो चोंगे के सक्रियकरण मुख से होकर के ध्वनि की तरंगे नली की ओर बढ़ती है और नली की दीवार से बारंबार परावर्तित होकर नली के अंदर ही आगे बढ़ती है। इस नली को कान से लगाने पर ध्वनि को आसानी से सुना जा सकता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप के चौड़े मुंह के हृदय या किसी अन्य अंग पर रख करके ध्वनि को सुनने से डॉक्टर को रोग का पता लगाने में सहायता मिलती है। ठीक, तो स्टेथोस्कोप के जो चौड़ा वाला है उसको क्या करे, हृदय पर रखे, और उसके कारण उसके बीच में जो रहता है चित्र में देखा इतना छोटा खोखला जगह होता है। अब वो आवाज है से ए में आता है, फिर परावर्तित होकर टकरा करके ऐसे ऐसे टकरा कान तक जाता है और कान में जाकर के उसको हृदय की धड़कन सुनाई पड़ जाता है। किसको, डॉक्टर साहब को। अगर धड़कन घुच-घाच कर रहा है, धीमे धड़क रहा है, बहुत जोर धड़क रहा है, इसे रोगों का अनुमानित लगा लेते हैं। हाँ, तो यदि इस प्रकार की ध्वनि स्रोत को निकट कह रहे हैं कि चोंगा युक्त रख दिया जाए तो सकीन रख करके बराबर ध्वनि तरंगों की बढ़ती है और नली की दीवार में बारंबारता परावर्तित होती है। ठीक ना, बारंबारता बहुत बार परावर्तित, देखो पहले एक इधर से परावर्तित हुआ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो बारंबारता का अर्थ होता है बहुत बार परावर्तित होकर के नली के अंदर ही आगे बढ़ती है और इस नली के कान से लगाने पर ध्वनि सुनाई हो सकता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप के चौड़े मुंह को हृदय या किसी अन्य अंग पर रखकर ध्वनि सुनने में रोग का पता चलता है। तो इस तरह उपयोग किए। अगला देखो, हॉर्न या बाजा जे बजता है में। हॉर्न है, बिगुल या मेगाफोन तथा लाउड स्पीकर आदि का डिजाइन इस प्रकार होता है कि आरंभ में इसे ध्वनि सभी दिशाओं में नहीं फैलती है। ठीक ना, जितना बाजा और है ओकर सके जे डिजाइन ऐसा किया गया कि शुरू में जहाँ से निकलता है वहाँ एकदम पतला जगह बनाए रहता है ताकि वजनी से आवाज़ न फैल जाए, न तो फैल करके आवाज़ कम देगा। तो वहाँ पर ही कम आवाज़ के तरफ एकदम सिकरा ले रहता है और अंतिम वाला जो इलाका होता है पूरा फैले रहता है। ठीक ना, ऊपर में हॉर्न देख लो, बाजा देख लो, जीवन। तो इन यंत्रों में लगी नली में सिरे का शंकुनुमा चौड़े मुंह जैसा बना होता है। नली के अंदर इसकी दीवार से ध्वनि तरंगे बहुलित परावर्तित होती है। ऊपर में देख लो चित्र 2 3 गो दिले है ना, तो नीचे जो खाली डायग्राम बनाए में देखो ध्वनि कितना बार टकरा रहा है और टकरा करके जब अंतिम में फ्री होता है तो यहाँ से पूरा निकल करके आता है शंकुनुमा। और नली के अंदर इसकी दीवार के ध्वनि बहुलित परावर्तित है और इनके एकजुट होने के कारण ध्वनि तरंगे प्रबलता अत्यधिक बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर जितना आवाज निकला ना तो सब यही में टकरा रहा है और टकराते तक घूमते घूमते सब आवाज एक जगह हो गया है, हो ना गया है। और तब तनके जगह मिला बस सब आवाज एक दा स्पीड में निकल गया। तो जब एगो फूकता तो तनका सानी आवाज निकलता, फिर पीछे पीछे तो इसे आवाज कम लगता। लेकिन ये सब टकराते टकराते सब आवाज एक जगह फसल था और तब एक सारा आवाज धकाधक निकलने लगा, जिसके वजह से लगता है कथी ई बाजा में बहुत एक आवाज है। तो इसके वजह से वो क्या बात है, इसीलिए डिजाइन ऐसा किया गया है ताकि जब वो बजे ना तो लगे कि उनमें से बहुत आवाज किया गया फैला दे ना। शुरू में उतना नहीं फैलाना है, शुरू में पहले ऐसा, हाँ ओकरे बाद उतना फैलाने से कोई उपाय नहीं, उतने अब हो ही सकता है। तो ये इतने डिजाइन के हाँ हाँ ना वो फैले के अनुसार से भी है। अगर बढ़ के बाजा है पूरा चाप ही दिया, चाहे एजेंसी काट ही दिया, हटाइए फैले ना तो शर्ट सीन आवाज निकल कर रह जाएगा, या खाली फैले वाला रह जाएगा तब फैल जाएगा तुरंत, तो सिस्टम दे। ठीक ना, तो वही बोला है कि बहुलित परावर्तित होता है और इनके एकजुट होने के कारण ध्वनि तरंगे की प्रबलता अत्यधिक बढ़ जाती है, जो कहा है कि 6.14 में देखिए। अब कर्ण युद्ध देखो, कर्ण युद्ध
तुड़ित है, हाँ तुड़ित, जिसे श्रवण सहायक भी कहते हैं। एक ऐसी युक्ति है जिससे कान कम सुनने वाले व्यक्ति बहुधा व्यवहार में लाते हैं। ठीक ना, ये मतलब बस मशीन है वो, जो व्यक्ति के कम सुनाई पड़ता है ना, वो कान में लगाए रहते हैं, जिसे कम सुनने वाले व्यक्ति बहुधा व्यवहार में लाते हैं। इस यंत्र के चौड़े मुंह वाले सिरे पर पड़ने वाली ध्वनि तरंग बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में परावर्तित होकर कान तक पहुंच जाती है, जिससे कान के अंदर कंपित होने वाले वायु परत के आयाम में वृद्धि हो जाती है, जिससे बेहतर सुनने में सहायता मिलती है। तो जिन लोग जिनको कम सुनाई पड़ता है उन लोग की मशीन दे दिया जाता है, ताकि बाहर के आवाज़ों को सबको वो संकीर्ण क्षेत्र में परावृत्त करता है और तब उस आवाज़ को कान तक के पहुंचाता है, जिसके वजह से कान में हल्का हल्का कंपित होता है, तो उसको सुनाई ठीक से देने लगते हैं। देखो, सभा भवनों या बड़े हॉल आदि के डिजाइन में भी ध्वनि के परावर्तन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बनाया जाता है उसके लिए इन भवनों के डिजाइन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उनमें होने वाले कार्यक्रम, भाषण या संगीत की गोष्ठी आदि भवन में उपस्थित प्रत्येक श्रोता को सर्वोत्तम सुनाई पड़े। ठीक ना, ऐसा बनाया जाता है कि आवाज़ सबको अच्छा से सुनाई पड़े, ये न कि आवाज़ इधर उधर भाग जाए या कोई बहुत दूर से बोले आवाज़ ही पहुँचे न, चाहे बहुत जोर से आवाज़ गूंजे। तो इस भवन का सभा भवन की छत वक्र होनी चाहिए। ठीक ना, वक्र मतलब ऊपर के जो छत होता है से गोल के तरह, यानी कि बॉल के तरह बनल रहना चाहिए, गुंबद के तरह। ठीक ना, होनी चाहिए, जिससे कि परावर्तन के बाद ध्वनि भवन के सभी स्थानों तक पहुंच सके। जैसे हम लोग का छत अभी ऊपर तो पूरा फ्लैट है, ठीक ना, यानी चौड़ा पूरा फैलल है, और गोल टाइप के रहता है, तो हम बोलेंगे तो ऊपर आवाज टकरा करके फिर नीचे। यहाँ अगर बोलेंगे तो आवाज तिरछा जाके उन्हें टकराएगा, तो आवाज उधर पहुंचेगा बहुत पीछे तक के। ठीक ना, आई अभी सीधा है तो सीधा ऐसे टकरा करके सीधा हमारे सामने ही आवाज आ रहा है। तो इसको पूरा कर्व बनाया जाता है वक्र की तरह, ऐसे यानी कि पूरा गुंबद जो रहता है ना उस तरह के, यानी कि वो मुसलीधर का जो ऊपर में से गुंबद बना हुआ रहता है उस तरह का पूरा गोल, उस तरह का गुंबद कहते। अच्छे सभा भवन की यह भी विशेषता है कि उसके अंदर प्रत्येक स्थान पर ध्वनि की प्रबलता पर्याप्त रहे। ठीक ना, और अच्छा बनने की हर जगह ध्वनि की प्रबलता प्राप्त रहे, ये नहीं कि कहीं कम तो कहीं बेसी। इस कार्य के लिए वक्ता के निकट तथा उसके पीछे लकड़ी की बोर्ड, जिसे ध्वनि बोर्ड या साउंड बोर्ड कहते हैं, रख दिए जाते हैं। इस प्रकार के बोर्ड परावर्तक सतह का कार्य करते। ठीक ना, वक्ता का अर्थ यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो भाषण दे रहा है कहीं खड़ा होकर के, उसके पीछे कह रहा है कि कोई लकड़ी का बोर्ड बहुत चौड़ा, ताकि आवाज जो है अगर बोले तो पीछे ही ना भाग जाए, बोले तो लकड़ी से टकरा करके आगे की तरफ वापस रिटर्न आए। बोर्ड, जिसे ध्वनि बोर्ड या साउंड बोर्ड कहते हैं, रख दिए जाते हैं। इस प्रकार के बोर्ड परावर्तक सतह का कार्य करते हैं और परावर्तित ध्वनि सीधे ध्वनि के साथ अत्यंत ही अल्प समय में श्रोता तक पहुंचती है, जो ध्वनि की प्रबलता की वृद्धि में सहायक होती है। इस प्रकार स्टेज से दूर बैठे श्रोता को भी भाषण या संगीत सुनाई में कठिनाई नहीं होती है, जिसके वजह से नीचे चित्र में देखो, नीचे ध्वनि बोर्ड है। ठीक ना, और इधर बी नंबर वाला चित्र के देखना। ठीक ना, ये छोटा छोटा बूंदा बनाया 10-12 गो, तो क्या है, आदमी है, यानी कि हम लोग बैठ के वहाँ सुन रहे हैं। अब बीच में जहाँ भाई सबका सेंटर इधर दिखाई दे रहा है, ये तीर सन के निकलल है, यहाँ से वक्ता बोल रहा है, तो उसका आवाज पीछे जा रहा है, तो लकड़ी के जो ध्वनि बोर्ड है उसमें से टकरा करके और तब सब आदमी के भिजुन पहुँच रहा है। तो इस तरह का डिजाइन किया जाता है। तो ये बिल्डिंग के देखो इस तरफ से गोल बनाया गया कि कोई इधर से भी बोले तो जा करके वो में से छत में से टकरा करके फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो वक्र सीलिंग का दिखाया गया है और ध्वनि बोर्ड को दिखाया गया। अगला देखो, अनुरण। हाँ, बड़े सभा भवन या बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि भवन की दीवारें बार बार परिवर्तित होने के कारण मूल ध्वनि के समाप्त होने के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है। यानी कि बड़ा बड़ा हॉल है, उसमें जाकर कोई भाषण देगा तो सब तरह आवाज पहुंचा दिया, लेकिन वो आवाज गूंजेगा भी। जैसे बताया कि बड़का बड़का हम लोग का स्कूल था, उसमें जो बड़ा सा रूम है,
चाहे तुरंत से अगर मैं जाकर एक इधर से आवाज बोलेगा चाहे सर जी, तो उस आवाज क्या करेगा, गूंजेगा, यानी कि आवाज टकरा, यानी कि आवाज तो सब तक पहुंच रहा है, लेकिन तू एक दा बोला उसमें 3 दा भन की आवाज से करते रहेगा। तो इसको भी ठीक करना है, ये थोड़ी नहीं कि आवाज तो सब तक पहुंच गया लेकिन आवाज तो रिपीट होते रहे है, ताकि उसको भी सोखने वाला कुछ ऐसा चीज बना जाए सिस्टम, ताकि जो हमारा आवाज है सिर्फ अति 2 बार 3 बार न करे। तो कह रहा है कि बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि भवन की दीवार के बार बार परावर्तित होने के कारण कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, जब तक कि यह अत्यधिक कम न हो जाए कि सुनाई ही न दे। ध्वनि के इस बार बार परावर्तन के ध्वनि का निर्वर्धन होता है, जिसे अनुरण कहते हैं। ठीक ना, तो यही जो ध्वनि बार बार रिपीट हो रहा है किसी भवन में, तो इसको अनुरण कहा गया है। इससे कम करने के लिए सभा भवन या बड़े हॉल में किसी भी दीवार या छत पर वैसे ही पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड या बड़े पर्दे लगे होते हैं। सभा भवन में बैठने के लिए जो सीटों के पदार्थ भी ऐसे चुने जाते हैं जो ध्वनि को अवशोषण कर ले। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो देखो इधर खाली है ना, ये सब दीवार है ना, ये पर कुछ ऐसा चीज लगा देंगे ना कि हमारे आवाज को ना सोख ले, जिसके वजह से टकरा करके सब तरफ ध्वनि बार बार रिपीट न करे। जैसे कभी कुछ लोग क्या करता है, चारों पर पर्दा लगा देता है। पर्दा क्या कि कपड़ा टाइप के जो हुआ वो भी आवाजों को अवशोषण कर लेता है, जिसके वजह से जो गूंजे वाला होता है वो नहीं गूंजेगा। कुछ ऐसा लोग जो स्टूडियो और होता है वो चारों तरफ ना फाइबर के चीजों को चिपका देता है। कोई भी चीज मोटा मोटा गद्दा टाइप के होता है पूरा ठोकी ही देता है। चाहे गाना जहाँ पूरा शूटिंग और होता है तो चारों तरफ ना रंग बिरंगा पूरा फाइबर पुल पुल करने वाला दबने वाला रहता है, वो आवाज को ना घींच करके अपना तरफ रजनी की आवाज को टकरा करके गूंजनिया नहीं देता है। तो जो अपना छत पे लगा सकता है या दीवारों पर फाइबर बोर्ड लिखा ना, यानी कि जो भी प्लास्टिक वाला है सो, पुल पुल वाला है जो, या कपड़ा वाला टाइप है सो, चारों तरफ या नीचे तक में भी बिछा देता है। बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं। और नॉर्मल सबसे ज्यादा लोग क्या करता है, चारों तरफ पर्दा लगने का, कि दीवार डायरेक्ट आवाज हम लोग का दीवार में जाकर टकराएगा तो क्या होगा, आवाज गूंजेगा। इसीलिए ऊपर पर्दा हो जाएगा तो वो आवाज कहाँ जाकर टकरा रहा है, पर्दा पर। पर्दा क्या करता है, कुछ आवाज को अवशोषित कर लेता है, थोड़ा सा आवाज को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से वो गूंजता हुआ प्रतीत बार बार नहीं होता। तब फाइबर बोर्ड अथवा बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं। सभा भवन के बैठने के लिए बने सीटों के भी पदार्थ ऐसे चुने जाते हैं जो ध्वनि को अवशोषण कर लेता है। आज जो सीट भी होता है, जो गद्दा वाला सीट होता है ना, उनमें जो लगल रहता है, वो भी पूरा अवशोषण कर लेता है चारों तरफ, जिसकी वजह से आवाज नहीं गूंजता है। अगला प्रतिध्वनि। एक बार और पीछे प्रतिध्वनि के हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि कोई भी आवाज को या अभी जो गूंज रहा है किसी विस्तृत अवरोध ऑब्स्टेकल से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी इको। हम लोग और पीछे पढ़े हैं कि हम लोग किसी भवन में बोले, अब भवन बार बार रिपीट कर रहा है हम लोग आवाजों के, तो उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। मूल ध्वनि की अपेक्षा प्रतिध्वनि कुछ मंद होती है, ताकि पहला जे हम आवाज बोले ओकरा से अगला बार जब आवाज आएगा तो तनी धीमी आवाज में आएगा, तो वही कह रहा है कि मंद होती है, क्योंकि मूल ध्वनि की ऊर्जा कुछ अंश परावर्तित पृष्ठ पर कुछ अंश आने जाने के माध्यम द्वारा अवशोषित हो जाता है। ताकि पहलुका जब टाइम बोले में आवाज बहुत ज्यादा था, लेकिन कहीं से टकरा कर आया तो धीरे धीरे आवाज कम होवे ना करेगा, उसका एनर्जी कम हो जाता है। कुछ तो एनर्जी कम हो गया, कुछ जो दीवार है या पर्दा लगल है वो अवशोषित करके कुछ है को ऐसी खींच लिया। मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव लगभग 1/15 सेकेंड तक रहता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना कि हम लोग कोई जो आवाज सुनते हैं, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई जो आवाज सुनते हैं वो हम लोगों को दिमाग तक कितना देर तक के सुनाई पड़ता है, 1/15 सेकेंड। ठीक ना, यानी कि तनका देर तक के सुनाई देते रहता है। हाँ, 1/15 सेकेंड। इसे श्रुति निर्धर्म कहते हैं, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड। कि मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है, 1/15 सेकेंड तक। यानी कि तू जो मेरा बात सुना वो तुमको कितना देर तक सुनाई दे रहा है, 1/15 सेकेंड। ठीक ना, हाँ ठीक। अतः दूसरी ध्वनि यहाँ प्रतिध्वनि उसे साफ साफ उसी अवस्था में सुनाई पड़ेगी जब यह पहली ध्वनि के 1/15 सेकेंड के बाद उसके पास पहुंचे। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड लिया जाए तो
1/15 सेकेंड में ध्वनि 22 मीटर की दूरी तय करेगी। यानी इतना देर की अगर ध्वनि की हम लोग की आवाज़ का स्पीड अगर इतना है तो इतना सेकेंड में 22 मीटर की दूरी तय करेगा। अगर हमसे जो कोई 22 मीटर दूर पर खड़ा है, ठीक ना, यहाँ से कौन आयुष का बाघ में जाएगा तो 1 मीटर पर आयुष बैठल है, तो ऐसे इसने 22 मीटर दूर तक तोड़ सके आवाज जा सकता है अगर चिल्ला करके बोला जाता है। अतः प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह यानी परावर्तक सतह को श्रोता से कम 11 मीटर की दूरी होना चाहिए, ठीक ना, ताकि साफ साफ और अच्छा से सुनाई दे। तो कोई भी व्यक्ति से 11 मीटर की दूरी पर का से ज्यादा दूरी हुआ तो सुनाई कम देने लगा। और प्रतिध्वनि के लिए परावर्तिक सतह बड़ी होनी चाहिए, जैसे पहाड़ी दीवार, कोई जो टकरा करके आएगा उसके लिए बड़ा इलाका रहना चाहिए। किसी घने जंगल के सामने जोर से बोलने पर प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, ठीक ना। ठीक समझिए अमन, तो तकनीक जी खाली मैदान में जाएंगे तो मैदान में तो और आवाज टकराएबे नहीं करता है, लेकिन जंगलों और वाला इलाका में जाएगा तो मैं खाली जैप रहता है, हवा रहता है, वो आवाज को बहुत दूर लेकर भाग जाएगा, टकरा करके वापस नहीं लाएगा। तो घने जंगल के सामने जोर से बोलने पर भी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ता है। कारण है वहाँ पत्तियों, पेड़ की टहनियों और शाखाओं के स्पष्ट झुकाव विभिन्न दिशाओं में होती है, जिससे ध्वनि उसे टकरा करके विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, जिसका वजह से जो हम बात बोले वो टकरा करके हवा एक झटक करके उन्हें उड़ा दिया। तो आना चाहिए तो हमारे तरफ लेकर के और दूसरे तरफ चल गया तो हमको तरफ आएगा तब ना हमको सुनाई देगा। वो तो हवा की दिशा होता है, तो हवा किधरों किधरों बहते रहता है और पत्ता भी जिन्हें तेने गैप रहता है, तो ध्वनि टकरा करके विभिन्न दिशा में परावर्तित होती है और प्रतिध्वनि लगभग नहीं सुनाई पड़ती है। तो घने जंगलों में, मैदानों में प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। मनुष्य के मस्तिष्क में सुनाई हुई ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? 1/15 सेकेंड तक, ठीक ना। अब प्रतिध्वनि कहाँ कहाँ सुनाई पड़ता है, ठीक ना, भवन में, पहाड़ी इलाका में, ठीक ना, दीवारों वाला पे, हाँ। और उसको कम करने के लिए क्या लगे, आवाज जो प्रतिध्वनि है उसको कम करने के लिए क्या लगाया जाना चाहिए? साड़ी, कपड़ा, हाँ, पर्दा, फाइबर के सब कुछ लगा देगा तो वो जो है कम हो जाएगा। और सभी तरह का आवाज पहुंचने के लिए छत कैसा बनाना चाहिए? गुंबद यानी कर्व आकार के, ठीक, जिसके वजह से सब तरह के आवाज पहुंचे। और इस तरह से टाइम हो रहा है, कहता छोड़ टाइम कखनी हो, देखिए आप।